प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर खेमचंद महावर, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार द्वितीय वर्ष सेकंड ईयर का जो सेकंड पेपर है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत संसद का अध्ययन हम कर रहे थे। जैसे कि आपको विदित है कि संसद का मतलब है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। उसका अध्ययन हम पहले भी किया था। अब हम राज्यसभा और लोकसभा में अंतर को स्पष्ट करेंगे। ये अंतर वैसे तो सामान्य ही है, किंतु फिर भी विद्यार्थियों को परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हों, चाहे वो बीए या एमए की परीक्षाएं हों, उस दृष्टिकोण से ये अंतर आना चाहिए। उस दृष्टि से हम राज्यसभा और लोकसभा का अंतर करते हैं। तो सबसे पहले राज्यसभा का जो सदन है वो उच्च सदन कहलाता है, राज्यों का सदन भी कहलाता है। जैसा कि आपको पता है कि राज्यसभा में भारत के जो 28 राज्य वर्तमान में, पहले 29 थे, जम्मू कश्मीर को अभी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। इस प्रकार से अब 28 राज्य हैं। ये उन 28 राज्यों को तथा जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं, उन राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में किया जाता है। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि राज्यसभा बनाए जाने का आधार यही था कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था है और संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य दो अलग अलग घटक हैं। राज्य अपने अधिकारों को सुरक्षित कर सके, अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर सके, अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखे और राज्य अपने हित का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व कर सके। इसलिए राज्यसभा का गठन किया गया है। राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य का आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। भारत के जो अलग अलग राज्य हैं, वहाँ से भिन्न भिन्न संख्या में राज्यसभा में सांसद चुने जाते हैं। भारत की राज्यसभा और अमेरिका की सीनेट से तुलना की जाती है, किंतु सदन के दृष्टिकोण से अवश्य ये तुलना तुलनीय है। किंतु सीनेट और राज्यसभा में अंतर यही है कि जहाँ अमेरिका के सीनेट में 100 सदस्य होते हैं, वहाँ 50 राज्य हैं, प्रत्येक राज्य से 2-2 सदस्य निर्वाचित होते हैं। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में प्रत्येक राज्य से जनसंख्या के अनुपात में सदस्य चुनकर आते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में सर्वाधिक 31 सदस्य चुन के आते हैं, जबकि जो राजस्थान है वहाँ से 10 सदस्य चुन के आते हैं। इस प्रकार का जो प्रतिनिधित्व में अंतर है वो जनसंख्या के आधार पर माना गया है। इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जहाँ पे विधानसभा है, पांडुचेरी जहाँ 30 सदस्यों की विधानसभा है, और दिल्ली जहाँ पर 70 सदस्यों की विधानसभा है। इन विधानसभा क्षेत्रों से दिल्ली से 3 और पांडुचेरी से 1 राज्यसभा सांसद चुनकर आता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। दूसरा, लोकसभा जो लोकप्रिय सदन है वो लोकसभा कहलाता है। और इस लोकसभा का जो गठन है और इसके सदस्यों का जो चयन किया जाता है, निर्वाचित होते हैं, उसमें भारत का वो प्रत्येक नागरिक जिसका मतदाता सूची में नाम हो वो मतदान इसमें कर सकता है। अगला अंतर आते हैं हम, लोकसभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा चयन होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्य का अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि लोकसभा का सांसद उस भारतीय नागरिक द्वारा चुना जाता है जिसकी आयु 18 वर्ष हो और जिसका नाम मतदाता सूची में अंकित हो। वह प्रत्येक 18 वर्ष का व्यक्ति लोकसभा के सांसद को चुनने का पात्र होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा होता है। एकल संगणक मतदान प्रणाली भी उसको
कहा जाता है, किंतु अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। उसमें जनता की सीधी भागीदारी नहीं होती है। जनता द्वारा चुने गए विधानसभा के विधायकों के माध्यम से राज्यसभा के सांसदों का चयन होता है। राज्यसभा के सांसदों का चयन कैसे होता है, इस संदर्भ में हम पूर्व के अध्याय में पूरी प्रक्रिया, पूरा कोटा उस प्रकार से हम अध्ययन उसमें कर चुके हैं। उसमें यह भी बताया गया था कि लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 होती है, यानी कि 530 सदस्य जो होते हैं वो राज्यों से चुन के आते हैं, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं। इस संदर्भ में भी विस्तार से चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है। उसी प्रकार दूसरी तरफ देखें तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। 250 में से 229 राज्यों से चुन के आते हैं, 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं और 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। उन अनुभवी लोगों को, उन अपने अपने क्षेत्र में जो दक्ष व्यक्ति होते हैं, पेशेवर व्यक्ति होते हैं, उनको राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से मनोनीत किया जाता है। वो 4 फील्ड माने गए हैं, 4 क्षेत्र माने गए हैं, जिसमें से समाज सेवा है, कला है, ये क्षेत्र हैं। इसके बाद हम लोकसभा के कार्यकाल पे आते हैं। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो सामान्यतः 5 वर्ष का माना गया है। ये 5 वर्ष अधिकतम है। ये उस स्थिति में है जब सरकार के पास सदन में बहुमत हो। यदि सरकार के पास सदन में बहुमत नहीं होता है और यदि वो सदन का विश्वास खो देती है तो ऐसी स्थिति में सरकार 5 वर्ष से पूर्व, यानी कि 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल कभी भी गिर सकती है। इसलिए लोकसभा को अस्थायी सदन कहा गया है। इसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी वो 11 दिन तक चली थी। विश्वास मत या वांछित मत जो 272 का आंकड़ा है वो नहीं होने की वजह से सरकार किसी भी समय विघटित हो सकती है। उसी प्रकार राज्यसभा जो है उसका कार्यकाल सामान्यतः गणना के आधार पर 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। हालांकि भारत के संविधान में ये 6 वर्ष कहीं भी नहीं लिखा है, किंतु फिर भी ये लिखा गया है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इस प्रकार से जो प्रति 2 वर्ष का जो आकलन था उसको जोड़ने के आधार पर राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। यानी कि राज्यसभा जो है स्थायी है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है। ये कहने को है राज्यसभा के प्रत्येक सांसद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित है। वो विघटित नहीं होती है, वो भंग नहीं होती है, वो सदैव चलती रहती है। राज्यसभा का प्रत्येक जो सांसद है वो 2 वर्ष में, प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। विद्यार्थियों को यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा, क्योंकि विद्यार्थियों के मन में स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न भी उठ सकता है कि जब प्रथम लोकसभा अस्तित्व में आई थी तो उस समय 1/3 सदस्यों को कैसे सेवानिवृत्त किया गया होगा। तो विद्यार्थियों इस संदर्भ में जो मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रथम राज्यसभा थी उसके 1/3 सदस्यों की लॉटरी निकाली गई थी और लॉटरी में जिन जिन सदस्यों के नाम आ गए थे वो पहले 2 वर्ष में ही सेवानिवृत्त हो गए थे। उसके बाद अगले 2 वर्ष में फिर से लॉटरी सिस्टम निकाला गया और जिन जिन के नाम आए वो सेवानिवृत्त हो गए। यानी कि पहले जो सेवानिवृत्त हुए थे प्रथम 2 वर्ष में, दूसरे जो सेवानिवृत्त हुए थे वो अगले 4 वर्ष में हो गए। अब जब तीसरी बार जब सेवानिवृत्ति की बारी आई तो उन सभी सदस्यों का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष पूर्ण हो चुका था। इस प्रकार से जो तृतीय चरण का जो सांसद सेवानिवृत्त हुए उनमें लॉटरी सिस्टम की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उनका कार्यकाल
6 वर्ष पूर्ण हो चुका था। इस प्रकार से आने वाले जो सदस्य थे वो प्रति 2 वर्ष बाद उनके 6-6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है और सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रथम जो 2 कार्यकाल थे वहीं पर लॉटरी सिस्टम लागू किया गया, जिससे कि प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जा सके। इसके बाद हम आते हैं कि दोनों सदनों की कार्रवाई संभालने के लिए जो मुख्य अध्यक्ष या सभापति बनाए जाते हैं, तो लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 पद रखे गए हैं और वो सदन से ही निर्वाचित किए जाते हैं। जबकि राज्यसभा में ये सभापति और उपसभापति नाम से जाने जाते हैं। लोकसभा में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं उनका निर्वाचन किया जाता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफ़ा देना चाहें तो वो क्या प्रक्रिया होगी, तो संविधान में प्रक्रिया अपनाई गई है। अध्यक्ष अपना इस्तीफ़ा उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अपना इस्तीफ़ा अध्यक्ष को सौंपेगा। वहीं यदि राज्यसभा में आ जाते हैं तो राज्यसभा में का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो होता है, यानी कि जो कोई भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का सभापति स्वाभाविक रूप से अपने आप बन जाएगा। किंतु यहाँ पे जो प्रक्रिया अपनाई गई है कि भाई सभापति को यदि त्यागपत्र देना पड़ा तो इस्तीफ़ा किसे देगा, तो सभापति अपना इस्तीफ़ा उपसभापति को नहीं देगा, क्योंकि सभापति उपराष्ट्रपति भी है, वो अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को देगा और उपसभापति अपना इस्तीफ़ा सभापति को देगा। इस प्रकार से ये प्रक्रिया अपनाई गई है। इसके बाद हम विधेयक के बारे में चर्चा करते हैं। हालांकि बहुत सारे विधेयक जो हैं वो दोनों सदनों में पारित किए जाते हैं, किंतु सामान्यतः जो विधेयक है, जैसे धन विधेयक की बात हम करें तो धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पारित किया जाता है, राज्यसभा में पारित नहीं किया जाता है या नहीं लाया जाता है। लोकसभा में धन विधेयक पारित होकर राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा को केवल इसे 14 दिन तक रखने का, विचार विमर्श करने का अधिकार है। यदि वह 14 दिन तक भी इस विधेयक को पे कोई विचार विमर्श नहीं करती है या नहीं लौटाती है तो वह लोकसभा की इच्छा से स्वतः ही पारित माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि लोकसभा को अनन्य अधिकार है, बल्कि राज्यसभा के पास भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं लोकसभा से अधिक ताकतवर है। जैसे राज्य सूची के विषयों पर यदि कानून बनाना हो तो वो विधेयक राज्यसभा में लाया जाता है। उसी प्रकार से अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कोई विधेयक लाया जाएगा तो वह राज्यसभा में लाया जाता है। इस प्रकार से लोकसभा राज्यसभा परस्पर एक दूसरे की पूरक हैं। जहां लोकसभा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं राज्यसभा अपने अपने राज्यों का संविधान के दायरे में रहकर प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी राज्य को क्षति न हो उसके लिए राज्य है और संघीय ढांचा बना रहे इसके लिए लोकसभा बनाई गई है। इस प्रकार से दोनों का अंतर सामान्य सा अंतर है। धन्यवाद।